अमित और नेहा के घर की दीवारें अब सिर्फ यादें दोहराती थी, बातें नहीं। उनकी शादी को 8 साल बीत चुके थे। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक था। समय पर नाश्ता, दफ्तर की बातें और सप्ताहांत पर कोई फिल्म। पर इस ठीक के पीछे एक गहरा, स्थायी खालीपन था, जो ड्राइंग रूम के उस पुराने सोफे की तरह घर का हिस्सा बन गया था। तभी उस ठहरे हुए पानी में एक पत्थर गिरा। घर की ऊपरी मंजिल, जो महीनों से खाली पड़ी थी, वहां एक नई किराएदार आई, सिया। सिया का आना किसी दबे पाव आती आहट जैसा था। वह दिखने में साधारण थी, पर उसकी सादगी में भी एक तीखापन था। वो बहुत कम बोलती थी। जब भी नेहा से टकराती, बस एक छोटी सी मुस्कान देकर निकल जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने बहुत बड़ा तूफान देख लिया हो और अब उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। नेहा ने एक बात बहुत जल्दी नोटिस कर ली। सिया ने ऊपर वाले हिस्से के 3 कमरों में से एक को हमेशा बंद कर दिया था। उस पर एक भारी ताला लटका रहता था। सफाई वाली बाई ने भी बताया कि सिया उस कमरे में किसी को पैर तक नहीं रखने देती। नेहा का मन उस बंद कमरे में अटका हुआ था, लेकिन अमित का मन कहीं और ही भटक रहा था। अमित, जो अक्सर शाम को बालकनी में अखबार लेकर बैठता था, अब कुछ खोया खोया रहने लगा। नेहा ने गौर किया कि चाय का कप हाथ में पकड़े हुए अमित की नजरें अनजाने में ऊपर वाली मंजिल की उस खिड़की की तरफ टिक जाती थी, जहां सिया के कमरे के पर्दे हल्के से हिलते थे। अमित, चाय ठंडी हो रही है, नेहा ने एक शाम टोकते हुए कहा। अमित चौंक गया। हूँ? हाँ। बस देख रहा था कि ऊपर शायद लाइट ठीक से नहीं जल रही। उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। वो झूठ बोल रहा था। नेहा को महसूस हुआ कि घर का वह पुराना खालीपन अब सिर्फ खाली नहीं रहा, उसमें किसी तीसरे की परछाई घुलने लगी थी। रात के सन्नाटे में जब अमित सो जाता, नेहा छत की ओर ताकती रहती। ऊपर से कभी कोई आवाज नहीं आती थी, न चलने की, न बोलने की। सिया का वो हिस्सा इतना शांत था कि डर लगने लगता था। वो बंद कमरा क्या छुपा रहा था? और अमित की उन नजरों में क्या था, जिज्ञासा या कोई पुरानी पहचान? नेहा को एहसास होने लगा था कि सिया सिर्फ एक किराएदार बनकर नहीं आई है। वो उनके 8 साल पुराने रिश्ते की दरारों में अपना वजूद तलाशने आई है। आधी रात का सन्नाटा घर को अपनी आगोश में लिए हुए था। नेहा की नींद अचानक टूटी, गला सूख रहा था। वह रसोई की ओर जाने के लिए उठी, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। ऊपर की मंजिल से पीली रोशनी की एक पतली सी लकीर नीचे की ओर छनकर आ रही थी। उस सन्नाटे में एक आवाज तैर रही थी, बहुत ही मध्यम पर स्पष्ट। कोई बोल रहा था। आवाज सिया की थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी वह आम तौर पर सुनाई देती थी। वो आवाज अब शांत नहीं थी। उसमें एक गहरी तड़प, एक पुरानी कसक और बहुत सारी भावनाएं थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई बरसों का गुबार किसी अपने के सामने निकाल रहा हो। क्या सिया अकेली नहीं है? नेहा के मन में सवाल कौंधा। अगले दिन नाश्ते की मेज पर नेहा ने बहुत सलीके से बात छेड़ी। अमित, कल रात ऊपर से काफी देर तक आवाजें आ रही थी। सिया किसी से बात कर रही थी। क्या उसके पास कोई रहने आया है? अमित ने अखबार से नजरें हटाए बिना बड़े ही सधे हुए स्वर में जवाब दिया। अरे, वो फ्रीलांसर है ना? शायद देर रात तक कोई ऑनलाइन मीटिंग कर रही होगी। आजकल ग्लोबल काम ऐसे ही चलते हैं। अमित की आवाज में जरूरत से ज्यादा सहजता थी। नेहा खामोश रही, पर उसे ये बात हजम नहीं हुई। उसने कल रात सिया की आवाज में जो दर्द और अपनापन सुना था, वह किसी प्रोफेशनल मीटिंग का हिस्सा नहीं हो सकता था। वह तो किसी दिल की बात थी, किसी रूहानी रिश्ते की पुकार थी। उसी रात शक की चिंगारी दावानल में बदल गई। नेहा ने सोने का नाटक किया और इंतजार करने लगी। करीब 1 बजे उसने महसूस किया कि बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली हो गया है। अमित दबे पांव कमरे से बाहर निकला। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे पीछे गलियारे तक आई। उसने देखा, अमित धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था।
ऊपर की मंजिल का वह मुख्य दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, आज अध खुला था। जैसे ही अमित अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। ऊपर वाले हिस्से की खिड़कियों से अब भी वही धुंधली रोशनी आ रही थी। नेहा सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में खड़ी रह गई। उसका अपना पति उसकी अपनी छत के नीचे आधी रात को एक किराएदार के पास था। क्या वह बंद कमरा सिर्फ सिया का राज था, या अमित भी उस राज का साझीदार था? नेहा को अपनी 8 साल की शादी की बुनियाद दरकती हुई महसूस होने लगी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में पूरी गली सुस्त थी। सिया को नेहा ने बाजार की ओर जाते देखा था। हड़बड़ी में शायद सिया से एक बड़ी चूक हो गई। ऊपर का मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला रह गया था। नेहा का मन पहले से ही शंकाओं के जाल में फंसा था। उसने एक गहरी सांस ली और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी कंठी पर आवाज सुनाई दे रही थी। वो सीधे उस वर्जित बंद कमरे के पास पहुंची। ताला आज लगा नहीं था, बस कुंडी चढ़ी थी। जैसे ही नेहा ने दरवाजा खोला, वह किसी झटके के लिए तैयार थी। पर अंदर का नजारा उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। कमरे में न तो कोई बिस्तर था और न ही कोई छिपा हुआ इंसान। कमरे का नजारा किसी आधुनिक दफ्तर या रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसा था। दीवारों पर ध्वनि रोधक पैड लगे थे। मेज पर एक महंगा माइक, हेडफोन और 2 मॉनिटर रखे थे। एक कोने में कुछ कैमरे ट्राइपॉड पर लगे थे। नेहा की नजर मेज पर रखी एक खुली डायरी पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। सिया की लिखावट में एक जगह गहरे अक्षरों में लिखा था, आज भी मैं वही कहानी दोहराऊंगी जो समाज दबाना चाहता है, ताकि दूसरी औरतें उस डर से बाहर निकल सकें जिसमें मैं कभी कैद थी। नेहा को अचानक सब समझ आने लगा। सिया कोई रहस्यमयी औरत नहीं, बल्कि एक अनाम पॉडकास्टर थी। वह रात के सन्नाटे में उन औरतों की आवाज बनती थी जो घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। वे आवाजें जिन्हें नेहा, अमित और सिया की गुप्त बातचीत समझ रही थी, दरअसल सिया के रिकॉर्डेड सेशंस थे, जहां वो पूरी भावनाओं के साथ उन दर्दनाक कहानियों को रिकॉर्ड करती थी। तभी पीछे से आहट हुई। नेहा ने मुड़कर देखा तो अमित चौखट पर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था। तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा? अमित ने धीरे से पूछा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अमित, मुझे लगा तुम और सिया। अमित उसके करीब आया और बोला, नहीं नेहा, मैं सिया से मदद ले रहा था। ऑफिस में मेरी जूनियर कलीग ईशा, उसका पति उसे बुरी तरह मारता पीटता है। ईशा पुलिस के पास जाने से डरती है। मैंने सिया के पॉडकास्ट सुने थे, इसलिए मैं उससे सलाह लेने आया था कि ईशा को इस एब्यूसिव रिश्ते से सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि सिया की पहचान गुप्त रखनी थी और मामला कानूनी तौर पर पेचीदा था। नेहा को अपने शक पर पछतावा होने लगा। वह जिसे अपनी शादी का अंत समझ रही थी, वह दरअसल अमित की संवेदनशीलता का प्रमाण था। सिया जिसे वह खतरा समझ रही थी, वह समाज के लिए एक उम्मीद थी। उस दिन नेहा ने महसूस किया कि कभी-कभी बंद दरवाजों के पीछे कोई बुराई नहीं, बल्कि एक मौन क्रांति चल रही होती है। ढलती हुई शाम की नारंगी रोशनी सीढ़ियों पर पसरी हुई थी। जब सिया अपनी रोज की सैर से लौटी, उसने नेहा को गलियारे में खड़े देखा। सिया के चेहरे पर वही पुराना ठहराव था, पर इस बार उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह नेहा के पास रुकी और बहुत धीमी मगर साफ आवाज में कहा, नेहा जी, आपके पति एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वे किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से कुछ छुपाने की नहीं। सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम अंधेरे में देख लेते हैं। सिया के इन शब्दों ने नेहा के मन पर लदे शक के आखिरी बोझ को भी हटा दिया। नेहा की आंखें भर आईं। उसे अपनी सोच पर ग्लानि हुई, पर साथ ही एक सुकून भी मिला। उस रात नेहा बिस्तर पर लेटी तो थी, पर उसकी नजरें छत की ओर नहीं थीं। उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आ चुकी थी। हम जिसे धोखा समझते हैं, वह कभी-कभी किसी की अटूट हिम्मत
और नेक इरादे का घर होता है। अमित कमरे में आया तो नेहा ने भागकर उसे गले लगा लिया। वह 8 साल का पुराना खालीपन, जो शब्दों की कमी से पैदा हुआ था, उस रात बहते आंसुओं और साझा की गई बातों से भरने लगा। नेहा ने अमित से अपनी असुरक्षा, अपने डर और अपने शक के बारे में खुलकर बात की। अमित ने भी उसे समझा कि खामोशी हमेशा दूरी नहीं बढ़ाती, कभी कभी वह सुरक्षा के लिए जरूरी होती है। एक नई शुरुआत। ऊपर की मंजिल का वह कमरा आज भी बंद रहता है। रात को आज भी वहां से रिकॉर्डिंग की धीमी आवाजें आती है। पर अब नेहा के लिए अब वह किसी सौतन की आवाज नहीं, बल्कि उन हजारों औरतों की उम्मीद की आवाज है जो सिया के माध्यम से साहस जुटा रही है। जब अमित अब ऊपर की खिड़की की ओर देखता है तो नेहा को जलन नहीं होती, बल्कि गर्व होता है कि उसका जीवन साथी किसी की ढाल बन रहा है। ऊपर का कमरा भले ही बंद हो, पर इस बार नेहा के दिल का हर दरवाजा पूरी तरह खुला था। हमारे शक अक्सर हमारे अपने डरों का आईना होते हैं। जब हम दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं तो हम खुद को भी आज़ाद कर लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।